नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आज है 17 मई और आज की सबसे पहली हमारी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स पावर ऑफ ईडी टू अरेस्ट पीएमएलए अक्यूज्ड। तो कोर्ट में एक केस चल रहा था किस चीज को लेकर के, तो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के पास जो पावर्स हैं किसी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की, तो कोर्ट ने उस पर कुछ लिमिटेशंस लगाए हैं। तो आइए देखते हैं कोर्ट का क्या कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट गेव अ फिलिप टू द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। कौन से आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल 21। By holding that a person summoned by a designated special court under the Prevention of Money Laundering Act is presumed to be not in custody and need not apply for bail under the draconian conditions posed by the law। यानी कि अगर कोई स्पेशल कोर्ट किसी अक्यूज्ड को समन करता है पीएमएलए लॉ के तहत, तो ये नहीं माना जा सकता है कि वो जो अक्यूज्ड है वो कस्टडी में रहेगा, कस्टडी में है या कस्टडी में रहेगा। उसके बाद समनिंग का मतलब कस्टडी में लेना नहीं होता है और इसीलिए उस अक्यूज्ड को बेल के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अब अगर यहाँ लिखा है कि नीड नॉट अप्लाई फॉर बेल अंडर द ड्रैकोनियन कंडीशंस, ड्रैकोनियन मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, जिसको कि कहते हैं कि जिसको मीट कर पाना आसान नहीं होता। यानी कि जो भी पीएमएलए के अंडर अक्यूज्ड होते हैं उनको बेल मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। उन पर दो कंडीशंस लगाई जाती हैं जिसको कि हम आगे देखेंगे। अब आगे पहले देखते हैं कि कोर्ट आगे क्या कहता है। तो जजमेंट लिमिट्स द पावर ऑफ अरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जो कि ईडी होता है, आफ्टर अ स्पेशल कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ अ केस, कि अगर कोई कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले लेता है केस का, उसके बाद ईडी की जो अरेस्ट की पावर्स हैं वो लिमिटेड हो जाती है। ईडी को जो है वो सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द कस्टडी ऑफ अ पर्सन वंस ही और शी अपीयर्स इन द कोर्ट, और इसको स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिखाने पड़ेंगे जो कि नेसेसरी होंगी कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए, कि क्यों आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन करना है। इस चीज के लिए प्रॉपर जो है आपको ग्राउंड्स दिखाने पड़ेंगे। किसको? तो कोर्ट को। तब जाकर के कोर्ट अलाउ करेगा कि उस इंसान की कस्टडी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अब देखते हैं कि ट्विन कंडीशंस क्या हैं बेल की। तो पहला है कि stringent thresholds for the accused। पहला है the person has to prove in court that he or she is prima facie innocent of the offense। मतलब प्राइमा फेसी का मतलब है कि सबसे पहली बार देख के आपको क्या पता चलता है। जैसे किसी भी केस के बारे में सबसे पहले जो गिल्टी जिसको समझा जाता है उसको कहा जाता है प्राइमा फेसी अक्यूज्ड या प्राइमा फेसी गिल्टी, कि जो नॉर्मल सबूत हैं उनको देख करके क्या लग रहा है कि कौन अक्यूज्ड हो सकता है। तो यहाँ पर बेल लेने के लिए इस इंसान को पहले प्रूव करना पड़ेगा, किसी भी इंसान को, कि प्राइमा फेसी वो इनोसेंट है। और दूसरा, अक्यूज्ड शुड बी एबल टू कन्विंस द जज दैट ही वुड नॉट कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल, कि जब बेल मिल जाएगी, मैं कस्टडी से बाहर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं किसी तरीके का कोई ऑफेंस कमिट नहीं करूंगा। ये दो कंडीशंस है। तो पहला क्या है कि अगर बेल चाहिए तो पहले प्राइमा फेसी हमें ये प्रूव करना होगा कि हम इनोसेंट हैं। और दूसरा क्या है कि विद वाइल ऑन द पीरियड ऑफ बेल, कि जितने भी टाइम तक मुझे बेल मिली है उस टाइम पे मैं किसी भी और क्राइम को कमिट नहीं करूंगी या करूंगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ समझते हैं थोड़ा सा पीएमएलए के बारे में कि आखिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2002 में लाया गया था और इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटीज जो होती हैं उनको कम्बैट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया होगा। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? तो प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टीज डिराइव्ड फ्रॉम इट और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड डील विद अदर रिलेटेड
इश्यूज। तो मनी लॉन्ड्रिंग आखिर होता क्या है? तो पैसों की जब हेरफेर होती है उसको बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। आप कहीं से इलीगल तरीके से आप पैसे लेकर आते हैं, उनसे कुछ प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, तो ये सारा जो होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही आता है। इसीलिए इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा वाइड रखा गया है कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो प्री इवेंट स्टेज है कि मनी लॉन्ड्रिंग होने के पहले का। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है उसके बाद क्या चीजें करनी है? तो जो भी प्रॉपर्टी इन पैसों से कोई भी खरीदता है उसको सीज कर लेना, उनको कॉन्फिस्केट कर लेना, या कुछ भी डील जो है वो इस ऑफेंस से रिलेटेड हो उनको कॉन्फिस्केट कर लेना। और इन सब की पावर्स किसको दी जाती हैं? तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि ईडी को। इसी एक्ट के तहत जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को डिफाइन भी किया है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि दिमाग में आपके रहे। कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं? तो सबसे पहला डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि प्राइमरी एजेंसी होती है कि कोई भी केस अगर पीएमएलए के अंडर रजिस्टर किया जाता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और दूसरा होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इसका क्या काम है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अगर इनको लगता है कि कुछ सस्पिशियस चीजें हो रही हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट जो एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, उन तक वो डेटा पहुंचाने का काम इनका होता है। ठीक है। अब 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था जिसने कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को के डेफिनेशन को एक्सपैंड किया था। तो हम देखते हैं पहले डेफिनेशन क्या था। तो पहले एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, कि किसी को मार दिया और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, या किसी जो डील होने वाली थी उसके पैसे हमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली, या बहुत सारी चीजें आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ऐसी चीजें दिखाते हैं। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बस इतना सा था पहले। अब इसका क्या डेफिनेशन हो गया है? तो अब इसको एक्सपैंड करके कर दिया गया है प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस इवन इफ नॉट लिस्टेड एक्सप्लिसिटली, कि शेड्यूल्ड ऑफेंस जो है वो अगर एक्सप्लिसिटली लिस्टेड नहीं भी है तब भी वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंडर में आ जाएगा। और इसी अमेंडमेंट के तहत ईडी के पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज किया गया था। किस चीज के लिए? तो सर्च, सीजर और अरेस्ट विदाउट वारंट के लिए कुछ केसेस में। और इन्हीं अनलिमिटेड पावर्स को लिमिट कर रही है अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, उनके पास अगर अनलिमिटेड पावर्स होते हैं तो इसके मिसयूज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। एक कोट याद है आपको, लॉर्ड एक्टन का कहा हुआ है, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी अगर किसी के पास पावर है तो वो करप्ट होगा ही, लेकिन अगर किसी के पास एब्सोल्यूट पावर है कि उससे ज्यादा पावर किसी के पास है ही नहीं, तो वो डेफिनेटली ऐसे चांसेस रहेंगे कि वो उस पावर का मिसयूज करेगा और करप्शन करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी को पावर्स देते हैं तो साथ साथ में हमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखने होंगे, ताकि वो इंसान या वो अथॉरिटी उन पावर्स को मिसयूज ना करे अपने फायदे के लिए। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे अगले न्यूज पर। ये है द यूज ऑफ एआई इन ड्रग डेवलपमेंट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे मेडिसिन के डेवलपमेंट में। तो ये जो आर्टिकल है ये आपको पहले एक्सप्लेन करता है कि ट्रेडिशनली जो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, और अब अगर हम धीरे धीरे इसमें
एआई को यूज करने लगेंगे तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और कैसे ये फायदेमंद हो सकता है ह्यूमन काइंड के लिए। तो GS3 साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग डेवलपमेंट है। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैप्टर है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला है टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन, कि अगर ड्रग को डेवलप करना है तो सबसे पहले उसके टारगेट को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस प्रोटीन के लिए या किस मॉलिक्यूल के लिए ड्रग को डेवलप करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग अ ड्रग involves identifying and validating a target which is typically a biological molecule like a gene or a protein, कि हर एक ड्रग किसी ना किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को टारगेट करता है, प्रोटीन को टारगेट करता है, और उसी को आइडेंटिफाई करना यहाँ सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, है ना। अब अगर आप सोचिए कि आप लोग गेम खेल रहे हैं लेकिन और उसमें लोगों को क्या करना है कि ढूंढना है किसी चीज को, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज को ढूंढना है, उसके उससे रिलेटेड चीजें, ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही कि अगर एक ड्रग बनाना है तो सबसे पहले कि वो ड्रग किस चीज को टारगेट करेगा उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द जो ऐसे टारगेट्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं दैट नीड टू हैव ड्रगेबल साइट्स वेयर ड्रग्स कैन बाइंड, और यहाँ पे ड्रग्स जो है वो इजीली से बाइंड हो जाते हैं। इसी फेज में टारगेट प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके सीक्वेंसेस को फीड किया जाता है किस में, तो कंप्यूटर में। और ये नॉर्मल कंप्यूटर्स जो हम और आप यूज करते हैं वैसे कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स टाइप के, जिनमें कि लाखों करोड़ों डेटाबेस होता है, एक वास्ट लाइब्रेरी होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद अब ये जो सीक्वेंस फीड किया गया है वो जाके मैच करने लगता है उस पूरे लाइब्रेरी में से। जैसे अगर उसमें 10-15 लाख मॉलिक्यूल्स हैं तो हर मॉलिक्यूल से वो मैच करके देखेगा कि ये सीक्वेंस किसी और से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तब तो वो उस हिसाब से आउटपुट देता है, और अगर नहीं होता है तो फिर वो उसका जो मॉलिक्यूल है उसको जनरेट करता है, जो कि है कंप्यूटेशनल मॉडल्स। कि इफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टारगेट प्रोटीन्स एंड ड्रग्स आर अननोन, कंप्यूटेशनल मॉडल्स हेल्प प्रेडिक्ट पोटेंशियल बाइंडिंग साइट्स बाय पासिंग लेबोरियस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। कि अगर वैसे हमें नहीं पता चलता तो हर एक मॉलिक्यूल के साथ जो है हिट एंड ट्रायल करके टेस्ट करके देखना पड़ता। अब मान लेते हैं कि 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं और 10,000 में से किसी से भी बाइंड नहीं हुआ ये जो हमारा टारगेट प्रोटीन है, वो ये जो सीक्वेंस है हमारा वो, तो क्या करेंगे, अब जाके लेबोरेटरी में फिर से एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि उससे बाइंड कर सकता है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, हो सकता है इसमें 10-15 साल भी लग जाए। इसीलिए अब कंप्यूटेशनल मॉडल्स को जब हम यूज करते हैं इन सब प्रोसेसेस के लिए तो वो बहुत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है हमारे लिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। इसके बाद जब ये चीज हो जाती है तो वंस अ सुटेबल टारगेट एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग ड्रग आर आइडेंटिफाइड, द रिसर्च मूव्स टू प्री क्लिनिकल फेज, जहां पे कि जो ड्रग है उसकी टेस्टिंग करी जाती है एनिमल्स और उनके सेल्स पर, सेफ्टी के लिए, टॉक्सिसिटी के लिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि कोविड का जब वैक्सीन बन रहा था तो उसको सबसे पहले एनिमल्स पे टेस्ट किया जा रहा था। तो इस टेस्टिंग के बाद प्री क्लिनिकल फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद जो है जब एनिमल्स पे टेस्टिंग कर ली तब ह्यूमन पेशेंट्स पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी अब एक्चुअली में तो जो ड्रग्स है वो ह्यूमंस को ही लेना है, तो साइड इफेक्ट्स हो या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो वो दोनों हमें ह्यूमंस पर देखने होंगे। अब ये आर्टिकल आगे कहता है कि एआई को कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने में। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है स्पीड और एक्यूरेसी का, कि टारगेट डिस्कवरी का और जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो और उसकी एक्यूरेसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है एआई। क्योंकि एआई क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी
जितनी इंटेलिजेंस ह्यूमंस के पास होती है लगभग उतनी ही इंटेलिजेंस जो है वो मशीन्स के पास होती है। तो कंप्यूटर्स जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं उससे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो स्पीड होगा, एक्यूरेसी होगा, वो नॉर्मल कंप्यूटेशनल मॉडल से ज़्यादा होगा। और इसी को यूज़ करते हुए इसी एआई बेस्ड प्रेडिक्शन टूल्स को बनाया गया है जिनका नाम है अल्फा फोल्ड और रोज टीटीए फोल्ड। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? तो एआई को कैसे यूज कर सकते हैं ड्रग डेवलपमेंट में उनके टूल्स के। इनको कुछ यूनिवर्सिटीज ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर बनाया है जिनके पास एडवांस्ड कैपेबिलिटीज है। किस चीज के लिए? तो ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। इनफैक्ट इसका एडवांस्ड वर्जन भी रिलीज किया गया है जिसका नाम है अल्फा फोल्ड 3 और रोज टीटीए फोल्ड ऑल एटम। और इनका क्या डिफरेंस है पहले वाले से? तो दे कैन प्रेडिक्ट नॉट जस्ट स्टैटिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बट ऑल्सो इंटरैक्शंस इन्वॉल्विंग डीएनए, आरएनए एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कि सिर्फ स्टैटिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को ही ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं बल्कि डीएनए, आरएनए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमिक्सिंग होता है या इंटरैक्शन होता है जिसकी वजह से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है उसको भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये क्या यूटिलाइज करते हैं? तो जेनरेटिव डिफ्यूजन बेस्ड आर्किटेक्चर्स जो कि इनके प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं। और इनका हम परफॉर्मेंस भी देख चुके हैं। तो टेस्ट्स में अल्फा फोल्ड 3 डेमोन्स्ट्रेटेड 76% accuracy rate in predicting interactions between targets and small molecule drugs, जो कि प्रीवियस मॉडल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जब AI जो है वो इतने नासेंट स्टेज पे है, काफ़ी बिगिनिंग स्टेज पे है, तब अगर हम 76% एक्यूरेसी को अचीव कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक ऐसा पॉसिबल है कि अगले 10-15 सालों में जो ड्रग डेवलपमेंट की जर्नी है वो एंटायरली डिपेंडेंट हो जाए किन पर? तो AI मॉडल्स पर। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि एक्यूरेसी कंस्ट्रेंट्स, कि अभी भी हम मैक्सिमम 80% एक्यूरेसी अचीव कर पाए हैं, यानी 20% फेलियर भी है। तो अगर ये एग्ज़ाम होता तो उसमें 80% मार्क्स आए तो फिर भी चलो समझ में आता है, लेकिन यहाँ बात ह्यूमन लाइफ्स की हो रही है कि 80% एक्यूरेसी के साथ क्या आप 20% जो लोग हैं उनकी लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा फेज लिमिटेशंस, कि AI प्राइमरली एड्स द टारगेट डिस्कवरी एंड ड्रग इंटरैक्शन फेज, की स्टार्टिंग के जो 2 फेजेस थे वहीं पे AI का काम होता है। दूसरा प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी ज़रूरी हैं। तो कम्प्लीटली ये भी नहीं बोला जा सकता है कि AI जो है वो रिप्लेस कर देगा ह्यूमन मॉडल्स को या ह्यूमन टच को। कहाँ से? तो ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस से। नेक्स्ट है टेक्निकल चैलेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मॉडल्स को क्रिएट करना, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को की ज़रूरत पड़ती है जो कि हर टाइम अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं होता है। अब देखते हैं कि इंडिया के पास क्या चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो नई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडिक्वेटली इंडिया के पास अभी उतना अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को करने से पहले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसको हम सेटअप करें। नेक्स्ट है स्किल गैप्स, कि इंडिया के पास स्किल्ड AI साइंटिस्ट जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू US और चाइना, जो कि लिमिट करता है किस चीज़ को? तो AI टूल्स के इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट को इंडिया में। एंड लास्ट इज पोटेंशियल फॉर लीडरशिप। With a growing pharmaceutical center, India has potential to lead in applying AI tools for target discovery and drug testing. कि क्योंकि हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, वो बहुत बड़ा है और धीरे धीरे करके और ज़्यादा ग्रो भी हो रहा है। और अभी हमने
रिसेंटली अपना जो वैक्सीन जो हमने डेवलप किया था कोवैक्सीन, उसके बाद इंडिया के फार्मेसी सेक्टर को जो लोग हैं वो दे लुक अप टू इंडियाज फार्मेसी सेक्टर। तो इसीलिए ऐसा मानना है कि इंडिया के एआई टूल्स को अप्लाई करने का अगर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन बशर्ते जो चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज। कैन पार्टीज बी डी रिकॉग्नाइज्ड और डी रजिस्टर्ड? अब आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ पार्टीज जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ जो होती हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, कुछ जो होती हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड होती हैं। तो अब इसके कुछ अलग अलग नियम हैं और ये जो अथॉरिटी है ये किसको दी गई है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि वो किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज या रजिस्टर कर सकती है। तो रजिस्टर्ड पार्टीज क्या होती है? तो अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट रजिस्टर विद ECI। कि अगर आज मेरा मन किया कि मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं और अगले इलेक्शंस में खड़ी हूं, तो उसके पहले इलेक्शन कमीशन के साथ मेरी पार्टी को रजिस्टर कराने की आवश्यकता होती है। और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सबमिशन ऑफ पार्टी मेमोरेंडम और कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्लेजेस एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंटेग्रिटी। ये दो चीजें हैं कि हम जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपने एलिजेंस को होल्ड करते हैं, प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और नेशनल इंटेग्रिटी के साथ भी। तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं रजिस्टर्ड पार्टीज को? टैक्स एग्जेम्पशंस फ्रॉम डोनेशंस अंडर आर्टिकल 13A ऑफ द इनकम टैक्स। कि अगर किसी ने मेरी पार्टी को डोनेट किया तो वो मेरी पार्टी का इनकम है, तो अब इनकम पे तो इनकम टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A के अंदर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स नहीं देना होता है। सेकेंड, दे कैन यूज कॉमन सिंबल फॉर इलेक्शंस। थर्ड, दे आर अलाउड 20 स्टार कैंपेनर्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स। की जो रजिस्टर्ड पार्टी होती हैं उनको कॉमन पार्टी सिंबल्स, कॉमन सिंबल्स जो होता है वो यूज करना अलाउड होता है, प्लस 20 स्टार कैंपेनर्स इनके पास हो सकते हैं। सेकेंड होती हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। और रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज क्या होती हैं? तो रजिस्टर्ड पार्टीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल और स्टेट पार्टीज अंडर इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। कि जो पार्टीज इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज नेशनल और स्टेट पार्टी। किस एक्ट के अंदर? तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। और ये जो रिकॉग्निशन है ये किस चीज के बेसिस पे होती है? तो एक रिक्विजिट नंबर ऑफ सीट्स जो है, अगर इस एक सर्टेन इलेक्शन में आप ऑब्टेन करते हैं तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के हिसाब से आपको जो भी स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप जाकर के ये चेक करेंगे कि नेशनल पार्टी के तहत रिकॉग्नाइज होने के क्या कंडीशंस हैं ECI के द्वारा, और स्टेट पार्टी के जैसा रजिस्टर होने के क्या कंडीशंस, रिकॉग्नाइज होने के क्या कंडीशंस हैं। तो अभी इंडिया में 6 नेशनल पार्टी और 61 स्टेट पार्टीज हैं। क्या है ये? तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो रजिस्टर्ड पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा नहीं होता है। लेकिन हर रजिस्टर्ड पार्टी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं होती है। ऑल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर रजिस्टर्ड पार्टीज बट नॉट वाइस वर्सा। तो अब रजिस्टर्ड पार्टीज को क्या बेनिफिट मिलती हैं? तो दे हैव अ रिजर्व्ड सिंबल ड्यूरिंग इलेक्शंस। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका क्या सिंबल है? हाथ का सिंबल है। बीजेपी, उनका कमल का सिंबल है। तो वैसे ही ये जो रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, इनको रिजर्व्ड सिंबल जो है वो यूज करना अलाउड होता है। और इनके स्टार कैंपेनर्स कितने होते हैं? तो 40 स्टार कैंपेनर्स इनके पास होते हैं।
स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं, इसको मैंने बहुत डिटेल से एक न्यूज़ एनालिसिस में कवर किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो है वो ये है कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारी हैं, कि जो रजिस्टर तो हो चुकी हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हुई हैं, क्योंकि जो भी कंडीशंस हैं उनको वो मीट नहीं कर पाई हैं। तो उसके लिए उनके कुछ इश्यूज हैं, जिसमें कि सबसे पहला है नॉन पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि इलेक्शंस कंटेस्ट ही नहीं करती हैं। क्योंकि वो कंटेस्ट नहीं करती हैं तो अब वो रिकॉग्नाइज होंगी या नहीं होंगी इसकी तो बात ही नहीं आती है। यानी कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर खड़ी हैं और जो भी बेनिफिट्स मिलती हैं वो ले रही हैं, लेकिन एक्चुअली में जो काम होता है वो लोग वो सब नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कौन से केस में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर्स 2002 में, कि ECI कैन ओनली डी रजिस्टर पार्टीज अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि अगर किसी पार्टी को डी रजिस्टर करना है तो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही ये किया जा सकता है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या क्या है, कि रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन किया फ्रॉड से, या सीजिंग एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और बीइंग डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय द गवर्नमेंट। तो इसको लेकर के अब कंसर्न्स क्या क्या है, कि अब ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि अगर ECI के पास पावर है रजिस्टर करने की और डी रजिस्टर करने की बहुत लिमिटेड पावर्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको ये मिसयूज कर सकती हैं। किस चीज़ के लिए? तो टैक्स एग्जेम्पशंस एंड डोनेशंस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और दूसरा ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है। कैसे? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोहिबिट्स यूजिंग कास्ट एंड कम्युनल फीलिंग्स फॉर वोट ब्राइबरी एंड वोटर इंटिमिडेशन। लेकिन ये जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं प्लस अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, इन दोनों को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए गिल्टी पाया गया है, बट इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है। तो इसी के लिए ECI और लॉ कमीशन ने कुछ सजेशंस दिए थे, जैसे कि ECI को एम्पावर करना होगा कि डी रजिस्टर करने का भी पावर उसके पास हो उन पार्टीज के लिए जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है। और लॉ कमीशन ने भी कहा था कि डी रजिस्टरिंग पार्टीज दैट डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कि अगर मेरी पार्टी मैंने बना ली, जनसत्ता या जन समाधि जो भी मेरा मन किया, मान लो मैंने ऐसी कोई पार्टी बना ली और उसके बाद बस अब जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हमारी पार्टी और हमारे वर्कर्स सब लेते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन तो लड़ना नहीं है। तो अगर 10 साल तक कोई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती है तो उसको डी रजिस्टर करने का पावर ECI के पास होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। States cannot acquire property without proper procedure, says Supreme Court, कि अगर स्टेट को किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्वायर करनी है फॉर पब्लिक यूज तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा, अदरवाइज वो जो अक्वायर है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्रॉम आर्बिट्ररी स्टेट टेक ओवर फॉर अ पब्लिक पर्पस, कि पहले स्टेट क्या करता था कि आपका जमीन जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हम कब्जा कर लेते हैं। हाँ, आपको फेयर कंपनसेशन दिया जाता था, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं चाहता है कि उसका जो जमीन है वो हट जाए, या गवर्नमेंट अगर अपना ब्लेटेंट पावर्स को यूज कर रही है इस चीज के लिए, तो क्या वो वैलिड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंडेटरी प्रोसीजर्स को फॉलो किए बिना और कंपनसेशन दिए बिना जो ओनर्स हैं वो विल नॉट मेक द एक्सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल, कि अगर आप एक्सेस करते भी हैं उस प्रॉपर्टी को, एक्वायर करते भी हैं, तब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा अगर प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया है और एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, और एक ह्यूमन राइट भी है।
तो अब आप नीचे कमेंट्स में बताएंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 31 को कब डिलीट किया गया था, कौन से अमेंडमेंट्स। अब यहाँ नीचे लिखा भी है वैसे कि 44th अमेंडमेंट जो है ओमिटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, और इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ, तो आर्टिकल 300A में, जिसमें कहा गया है कि नो पर्सन, गौर करिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट किसके, तो लॉ के अथॉरिटी से, अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इसी अथॉरिटी ऑफ लॉ को अब जो एक्सपेंशन है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ का आखिर मतलब क्या होता है, कि लॉ को जब मन किया तो अपनी अथॉरिटी आकर दिखा देगी, मेरे प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि नहीं, अब पर्सन राइट्स जो हैं किसी भी पर्सन के, वो इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए जस्ट क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ लॉ यूज किया गया है वर्ड, क्योंकि अथॉरिटी ऑफ लॉ जो है वो प्रोसीजर को अपने आप में इंक्लूड करता है, यानी कि प्रोसीजर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ लॉ इन आर्टिकल 300A। और कोर्ट ने 7 बेसिक प्रोसीजरल राइट्स दिए हैं प्राइवेट सिटीजन्स को, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किस चीज को, तो द रियल कंटेंट ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A, दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट बिफोर डिप्राइविंग देम फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं कि वो 7 कंडीशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला, राइट टू नोटिस और ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इन्फॉर्म द पर्सन दैट इट इंटेंड्स टू अक्वायर हिज और हर प्रॉपर्टी, कि अगर स्टेट को अक्वायर करना है तो पहले से मुझे नोटिस देनी पड़ेगी कि आपका जो जमीन है उसको अक्वायर किया जाएगा। दूसरा, राइट ऑफ द सिटीजन टू बी हर्ड और ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू हियर द ऑब्जेक्शंस टू द एक्विजिशन, कि अगर I do not want to let the government acquire my property, तो why, इस चीज को कन्विंस करने के लिए, कन्वे करने के लिए प्रॉपर जो है वो राइट टू हियरिंग उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। थर्ड इज राइट ऑफ द सिटीजन टू अ रीजन्ड डिसीजन और ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इन्फॉर्म द पर्सन ऑफ इट्स डिसीजन टू अक्वायर प्रॉपर्टी, कि अगर जो इंसान डिसाइड करता है किसी भी चीज को लेकर के तो प्रॉपर रीजंस होने चाहिए उसके पास। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्विजिशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक पर्पस, कि स्टेट जो है वो अक्वायर क्यों कर रही है, सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए, इस चीज को प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करना होगा किसके सामने, तो जो जिसकी प्रॉपर्टी अक्वायर की जा रही है उसके सामने। नेक्स्ट है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन, कि जो भी ज़मीन मेरी ली जा रही है, प्रॉपर्टी मेरी ली जा रही है, उसके लिए मुझे फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एफिशिएंटली एंड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस। और लास्ट, कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स लीडिंग टू द वेस्टिंग और द राइट्स ऑफ कंक्लूजन, कि प्रोसीडिंग्स जो चली उसकी कंक्लूजन भी लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अब अगर कोई आपके पास आता है गवर्नमेंट की तरफ से जो कहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें सीज करनी होगी क्योंकि ये पब्लिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो ये सारे कंडीशंस उनको मीट करने होंगे, तभी जाकर के कहीं क्या हो सकता है, तो प्रॉपर्टी को स्टेट अक्वायर कर सकता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगला है हमारा एडिटोरियल, जो कि क्या कह रहा है, तो हेल्थ एडवाइस टू टेक विथ नो पिंच ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ बात हो रही है हाइपरटेंशन के बारे में, कि कैसे हाइपरटेंशन का जो रिस्क है इंडिया में वो बढ़ता जा रहा है। तो ऑथर का कहना है कि कोविशील्ड या कोवैक्सिन या कोई भी वैक्सीन लेने से जो हेल्थ रिस्क होते हैं, अभी रिसेंटली उन पर चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हाइपरटेंशन की वजह से जो इतने हार्ट अटैक्स होते हैं, इतनी डेथ्स होती हैं इतने टाइम से, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है, उस पर जो अवेयरनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हाइपरटेंशन जो है वो हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, किडनी डिजीजेस और अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का एक
मेजर रिस्क फैक्टर होता है। और 2023 के WHO के रिपोर्ट ने कहा है कि there is a need for proactive public health measures and awareness campaigns to educate people on its dangers, कि क्या डेंजर्स हैं हाइपरटेंशन के, इसके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि प्रिवेलेंस क्या है हाइपरटेंशन का। सबसे पहला, नंबर ऑफ अडल्ट्स विद हाइपरटेंशन ग्लोबली हैज़ नियरली डबल्ड सिंस 1990 with estimated 1.28 बिलियन पीपल अफेक्टेड, कि अभी तक 1990 से लेकर के अभी तक जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं वो डबल हो गए हैं। और कितना टोटल पॉपुलेशन है, तो 1.28 बिलियन। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन से एक्चुअली में अफेक्टेड हैं। लेकिन ये जो नंबर है ये बहुत अंडर एस्टिमेट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हाइपरटेंशन आखिर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर रिक्शा वाला है, रिक्शा वाले के पास क्या इतनी रिसोर्सेज हैं कि अब वो जाके पता करवा सके कि उसको क्या प्रॉब्लम, मान लो उसका बीपी हाई रहता है, तो उसको कभी ये पता चल पाएगा कि उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। और यही आगे जाकर के ये जो ऑथर्स हैं ये बताते हैं कि दिल्ली और गुरुग्राम में एक स्टडी कंडक्ट करी गई कुछ लोगों को लेकर के, मोस्टली उसमें लो इनकम इंडिविजुअल्स थे, और उसमें मैक्सिमम ऐसे लोग थे जिनको कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिली। लेकिन आधे से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनको इस बारे में पता ही नहीं था, और पहली बार इसी जो ग्रुप जो रिसर्च कर रही थी उन्हीं के द्वारा उन्हें पता चला। तो इंडिया में हम देखते हैं कितने लोग हैं, तो इंडिया में 31 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन विथ ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन बीइंग डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड, कि इस 31 मिलियन में से भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी डायग्नोसिस की जाती है और ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये जो हाइपरटेंशन है ये काफ़ी हद तक लिंक्ड है किस चीज़ से, तो हमारे डाइटरी इंटेक से। तो WHO का कहना है कि एक दिन में 11 ग्राम से ज़्यादा नमक यानी सॉल्ट एक इंसान को नहीं खाना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो एवरेज कंजम्पशन है वो इसका डबल है, यानी हर दिन इंडियंस जो हैं वो 22 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑन एन एवरेज खाते हैं। यानी हमारा जो रिस्क का पोटेंशियल है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टडीज़ ने ये चीज़ को दिखाया है कि सॉल्ट इनटेक को कम करने से हार्ट डिजीज़, हाई बीपी, ये सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। आपने भी घर में ये देखा होगा, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो अगर वो इंसान नमक कम खाता है, और वहीं किसी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो नमक ज़्यादा खाता है। क्यों? क्योंकि नमक खाने से जो ब्लड प्रेशर है वो शूट अप होता है, और अगर कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक्स, इन सब के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजीज रहें उनमें हम अवेयरनेस, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि कौन सा खाना उनके लिए हेल्दी है और कौन सा खाना उनके लिए अनहेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि इंडिया की जो पैकेज्ड फूड है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनहेल्दी मानी जाती है। मानी क्या जाती है? प्रूव हुई है। पैकेज्ड फूड इन इंडिया इज मोस्ट अनहेल्दी। तो क्या हम कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम पैकेज्ड फूड को अवॉइड कर सकते हैं बट फिर भी हम उसको लेते हैं? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है, और ये खास करके बच्चों के साथ और ज़्यादा होता है। तो अब आप देखिए न्यूज़ में कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चों का भी ब्लड प्रेशर इशू हो रहा है, हार्ट इशू हो रहा है, उनको भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो ये सारा कहीं ना कहीं तो हमारे इसी डाइटरी इनटेक से रिलेटेड है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो इतना फास्ट फूड कंजम्पशन नहीं होता था, और फास्ट फूड यानी कि नमक का इनटेक और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सारी चीज़ें नमक जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में यूज़ करती हैं, और प्लस इनका जो ऑयल होता है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को और ज़्यादा एग्जैजरेट करता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाए।
तो इसीलिए ICMR ने एक स्ट्रैटेजी निकाली या एक इनिशिएटिव लिया, क्या? तो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जिसका एम था रिड्यूस हाइपरटेंशन थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडिंग सिंप्लीफाइड ड्रग प्रोटोकॉल्स एंड बेटर ड्रग सप्लाई। और इस इनिशिएटिव से IHCI यानी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव से इंडिया में काफ़ी हद तक हमने नोटिस किया कि जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे घट रही थी। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स हम और लें ताकि पूरी पॉपुलेशन को केटर किया जा सके। तो चैलेंजेस और सॉल्यूशंस क्या क्या हो जाएंगे? तो स्केलेबल और सिंपल स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो कि पेशेंट्स इजीली फॉलो कर सकें, प्लस उनको मॉडिफाई और नॉन मॉडिफाई कर सकते हैं या उससे क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे इस बारे में भी पता होना चाहिए। दूसरा, इफेक्टिव इंटरवेंशन शुड नॉट ओनली टारगेट इंडिविजुअल बिहेवियर बट ऑल्सो एड्रेस सिस्टमिक इश्यूज विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी। कि हेल्थ केयर सिस्टम में भी इन सब डिजीजेस पे कुछ खास फोकस हमें देखने को नहीं मिलता है। छोटे छोटे हॉस्पिटल्स अगर आप देखिए तो क्या आपको उसमें हाइपरटेंशन के लिए एक अलग से वार्ड या अलग से डिपार्टमेंट मिलता है? नहीं होता है, क्योंकि इन सब बीमारियों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और सोसाइटी में भी जो गैप्स हैं इस चीज़ को लेकर के, इस इशू को लेकर के उनको एड्रेस किया जाए। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जो कि डाइटरी चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ एजुकेशन, इन सब चीज़ को एड्रेस करे, ये ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लें जो कि हाइपरटेंशन के साथ साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों पर फोकस करें ताकि ये जो साइलेंट किलर है हाइपरटेंशन का, इसको हम कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकें। देखो 100% तो ख़त्म नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट ये इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, खास करके अपने पेरेंट्स के लिए जो कि इस वक्त इन चीज़ों के और ज़्यादा रिस्क पर हैं, कि उनके लिए हम ये एफर्ट्स लें कि ज़्यादा वो लोग पैकेज्ड फूड ना खाएं। ये चीज़ इंश्योर करें कि टाइम टू टाइम वो लोग वॉक करते रहें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, ताकि ये जो रिस्क हैं इससे उनकी लाइफ स्पैन और छोटी ना हो जाए। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये 2 आर्टिकल्स हैं, पॉलिटिक्स सर्व विद कंसाइज सोशल मीडिया कंटेंट और चैलेंज ऑफ रिपोर्टिंग प्रोपेगेंडा, और दोनों का ही जो कंटेंट है ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो कल अगर आपने मेरा एडिटोरियल एनालिसिस देखा था तो एक एडिटोरियल था यूज़ ऑफ सोशल मीडिया या इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिक्स। तो अगर इन दोनों आर्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन और उस आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन को आप साथ में कंबाइन कर देते हैं तो आपको एक ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की और ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने कल का न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखा है तो पहले एक बार एटलीस्ट ये सेक्शन आप देख लीजिए, तभी आकर के इसको देखिएगा। तो यहाँ अब सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म पे, इसके बारे में बात हो रही है। कि कल हमने देखा था कि कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका जो है वो चेंज हो रहा है, तो इससे इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स पे भी पड़ रहा है। कि पहले जो लोग कुछ और सोचा करते थे वो अब धीरे धीरे करके उनका नैरेटिव चेंज हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव मीडिया भी है हमारे पास जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो हमारा नैरेटिव है वो चेंज हो रहा है। तो अब ऑथर का कहना है, जो सेकंड वाला आर्टिकल है उसमें, कि अब जो जर्नलिस्ट्स हैं जो एक्चुअली में रिपोर्टिंग करते हैं उनके पास एक चैलेंज है। किस चीज़ का चैलेंज है? तो ट्रू फैक्ट्स को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ताकि लोगों तक जो है वो मिसलीडिंग न्यूज़ ना पहुंचे, मिसलीडिंग फैक्ट्स ना पहुंचे, जो कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो क्लेम करते हैं। और यही अगर हम सोशल मीडिया पे कम्प्लीटली रिलाई करते हैं तो कल मैंने आपको समझाया था कि एल्गोरिदम जो उनका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि एक बार जो आपने कंटेंट देख लिया तो उसी हिसाब से वो आपको फिर रिकमेंडेशंस दिखाने लगते हैं। तो आपको ये लगने लगता है कि अरे जो मेरे साथ हो रहा है वो पूरी दुनिया में हो रहा है, या जो ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, पूरी दुनिया की ही ऐसी सोच है।
बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। देयर इज एन ऑपोजिट नैरेटिव ऑल्सो, और उसको भी लोग देख रहे हैं। तो जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट करें। किस चीज़ के लिए? तो पॉजिटिव नैरेटिव और नेगेटिव नैरेटिव, इन दोनों के बीच का एक मिडिल ग्राउंड जो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे सकता है अलॉन्ग विथ फैक्ट्स हमारी जनता को। क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो इम्प्लीकेशन है वो हमारी डेमोक्रेसी पे पड़ता है कि अगर फेक न्यूज़ जो है, फॉल्स इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी तो वो उस हिसाब से अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे, और कहीं ना कहीं ये इससे हमारा डेमोक्रेटिक पैटर्न जो है या प्रोसेस जो है वो अंडरमाइन हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ इंफॉर्मेशन जो है वो ऑन अ क्लिक, आप चुटकी बजाइए आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल हो जाएगी। तो फेक न्यूज़ और ट्रू न्यूज़ में से डिस्टिंग्विश करने का काम और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम जो है वो आज के टाइम पे ट्रेडिशनल मीडिया को करने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गए आप सब? अगर कोई डाउट है आपको तो नीचे आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अब आपका आज का मेंस का क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन है एल्यूसिडेट विथ examples of how AI can speed up or revolutionize the drug development इन इंडिया। ठीक है, 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा और 15 मार्क्स का। जिन लोगों को भी इसका आंसर सबमिट करना है वो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके लिए आपके आईडी के साथ एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जाएगा टेलीग्राम पर, वहां पर आकर के आप अपने आंसर्स सबमिट कर सकते हैं और मैं आपके आंसर्स को चेक करके आपको बताऊंगी कि आपके आंसर्स सही हैं या नहीं। That's all for today. अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आप बिना किसी दिक्कत के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।